मेरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। हाँ जी, आप लोग उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आए हैं और आज हम बात करेंगे इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स की और उसकी एग्जांपल हम देंगे मन्नत एंड मुराद ड्रामे में से ड्रामा मुराद है उसकी अम्मी की। क्या ख्याल है सदफ? हाँ, तमन्नी आई वांट टू से कि कुछ बज़वर्ड्स जो हैं वो आजकल बहुत ही कॉमन हुए हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कि हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ की बात नहीं कर रहे। नार्सिसिज्म जो है वो एक टोटल मेंटल डिसऑर्डर है और लोग बहुत ज़्यादा इसको इंटरचेंज करते हैं टॉक्सिक पर्सनैलिटी से और इमोशनली इमैच्योर से। वो एक मेंटल डिसऑर्डर है हम और उसका तो इलाज होता है प्रॉपर, ठीक है? हम इमोशनली इमैच्योर पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब ये है कि अम, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने अपने घर में बचपन से देख रहे थे जो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगी, मगर जब जब आप बड़े हुए और दुनिया में बाहर निकले या आप में थोड़ा शऊर आया, आप और लोगों से मिले, किताबें पढ़े या आपको थोड़ी साइकोलॉजी की समझ आई है, तो वो आपके दिल में खटकती है कि ये बातें सही, दे आर नॉट सिटिंग राइट। मगर इस वीडियो का पर्पस ये है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि कहना तो दूर की बात, आप जो है अपने माँ बाप के बारे में कुछ सोचते भी हैं तो आपको एक तो इंटरनल गिल्ट होता है कि ओ ये मैं एक बात कैसे सोच सकते हूँ, बिकॉज वो तो मेरे पेरेंट्स है, मेरी अम्मी है या मेरे अब्बू हैं, नो दे लव मी। या फिर ये कि आप किसी से भी कहने की कोशिश करते हैं तो फौरन सोसाइटी आपको जज करती है कि हाँ ये कैसी और कैसी लड़की है, अपनी अम्मी के बारे में ऐसे कैसे कह सकती है, अपने अब्बू के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लेस टू गो जहां ये बात हो सके। हाँ, और इसके अंदर जो सदफ में है और हम सदफ रेफरेंस मटेरियल यूज करेंगे, ये एक किताब है ये एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स, ठीक है ना। इसका नाम मैं हमारी बायो के लिंक पे छोड़ दूंगी। मेरे ख्याल से सदफ ये किताब कंपल्सरी रीडिंग होनी चाहिए, जैसी बच्चा 21वीं सालगिरह उसकी हो। क्या ख्याल है? ये किताब कंपल्सरी रीडिंग होनी चाहिए। ये आपके दिमाग के ऐसे खाने खोलती है जो आपको पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं और आपको अपने बारे में और अपनी चाइल्डहुड के बारे में और अपने एडल्ट बिहेवियर के बारे में इतनी बातें पता लगती हैं जी, जैसे जब दिमाग की बत्ती जल जाती है। बहुत दफा ऐसा होता है कि अपने आप को पहचानने के लिए आदमी को अपने इर्द गिर्द के लोगों को स्टडी करना पड़ता है, जो आपके क्लोजेस्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और माँ बाप से बढ़ के जो है वो कौन हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि देसी कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्या ऐसी चीजें जो सर्टन ऐसे ऐसे अल्फाज हैं या फ्रेजेस हैं जो आपने सुने तो आपको लगता है कि क्या पता ये मेरे घर में, ये मुझे ये हो सकता है कि मेरे साथ भी हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको दूसरों से कंपेयर किया हो, फलां के बच्चे तो देखो माँ बाप को सर पे बिठा के रखते हैं कि हमारी औलादें, या ये कि या ये कि आपसे इस किस्म की बातें की हों कि हमने अपना सब कुछ पेट काट के तुम लोगों को पढ़ाया, अपना सब कुछ तुम्हारे लिए लगा दिया, हमने तो अपनी जिंदगी जो है वो अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, सब कुछ अपने बच्चों पे लगा दिया। या ये कि वो अगर आपके घर में कभी इस किस्म की बातें हुई हो तो कि आपको गिल्ट कर शेम करने की कोशिश की गई हो कि कैसी नाफरमान औलाद हो तुम, कुरान में लिखा है माँ बाप को उफ तक ना करो, या हाँ, ठीक है। तो इस किस्म की अगर कभी आप को शेम या गिल्ट या इमोशनली आपको सप्रेस किया गया तो आप समझ जाए कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। हमारी सोसाइटी में ये चीजें इतनी कॉमन हो गई हैं और हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन को यूज कर करके, और ये जो एक वियर्ड फेक उलमा का दौर चढ़ा है जिसमें आप सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट बातें करते हैं, उसमें लोगों पेरेंट्स और बच्चों की रिलेशनशिप जो है वो र्यून हो चुकी हैं। और बहुत दफा ऐसा होता है कि आप बाहर वालों की तो बारी बाद में आती है, आपके घर में ही आप इतने इमोशनली अब्यूज या निग्लेक्ट होते हैं और आपको समझ भी नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है, और फिर आप उस आपके साथ पूरे क्या हो रहा है? बिहेवियर को इंटरनलाइज कर लेते हैं कि मैं एक हाँ, बुरा इंसान हूँ, या मैं एक इनकॉम्पिटेंट इंसान हूँ, या मुझसे ये गलती हुई है। या ये कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचे अपने बचपन में कि छोटी छोटी बातों में आपके घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाता था। जैसे अगर आप छोटे थे, आपसे ग्लास टूट गया, या खाने वाली की प्लेट गिर गई और मैस हो गया, राइट, या कोई डेकोरेशन पीस टूट गया, या आप गंदे पैर लेके अंदर आ गए, और इस पे आपको लगा है कि अब आप सोचे इस बारे में कि मैं 5 साल का, 8 साल का, 10 साल की, 12 साल का बच्चा या बच्ची थे, तो ऑफ कोर्स बच्चे तो ऐसे करते हैं, लेकिन आपकी मेमोरी में यह है कि घर में हंगामा हो गया इस बात पे, दैट हाँ। दीज आर साइंस दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन द वे यू वर ग्रोइंग अप। हाँ, और यहाँ से तब एक मैं बात बहुत कहना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, पेरेंट्स का लव, ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो ऑल ऑफ अस होल्ड वेरी डियर टू आवर हार्ट। लेकिन जो एडल्ट बनना होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग एंड बीइंग एन इमोशनली मेच्योर एडल्ट इज रियलाइजिंग कि आपके पेरेंट्स भी ह्यूमंस हैं और उन्होंने जब आपकी पेरेंटिंग की तो उनके अंदर जो उन्होंने दे डिड देयर बेस्ट,
ठीक है ना? तो हम उनकी इंटेंशंस डाउट नहीं कर रहे। व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई हियर इज कि अब आप बड़े हो गए हैं, आपने अपनी जिंदगी में कुछ पैटर्न्स देखे, और ये पैटर्न्स हमेशा, इट ऑल गोज डाउन टू पेरेंटिंग, राइट? बट हम उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करें, हम पेरेंट्स पे कोई शेम या ब्लेम नहीं कर रहे, दे डिड द बेस्ट दैट दे न्यू हाउ टू डू। और अब we're just recognizing those patterns, as Sadaf said, not just to improve ourselves, but also not to repeat them for our children. So that is extremely important कि एक तो हम खुद स्टेबल हो। और इस किताब का पहले मैंने सदफ ने सोचा था कि इस किताब का रिव्यू करें, बट देन वी थॉट कि शायद थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम मुराद की अम्मी को एक एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज आजकल एक कैरेक्टर है जो लोगों के जहन में है, मन्नत मुराद ड्रामे से, जो बड़ी इस पे क्लासिकली फिट बैठती है। ये ड्यूरेशन की वजह से मैं और सदफ इस वीडियो को अराउंड 30 मिनट्स का रखेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहें कि आप मजीद बात करें तो ये तो टॉपिक ऐसा वसी है कि हम इस पे बहुत बात कर सकते हैं, किसी और की भी एग्जांपल लेके। सबसे पहले सदफ, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पेरेंट्स इमोशनली इमेच्योर थे तो उसकी एक वजह थी, क्योंकि उनको भी इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स ने रेस किया था, ठीक है? तो इसमें जब मैं बहुत सारी चीजें पढ़ रही थी तो आई रियलाइज कि माय पेरेंट्स डिड इट बिकॉज आई कुड एक्चुअली रिकॉग्नाइज दोज पैटर्न्स इन माय ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है? तो वो बेचारे खुद उस चीज का विक्टिम थे, इसीलिए उन्होंने हमें इस तरीके से रेज किया। लेकिन एक होता है ना कि अब बस हो गया, ठीक है ना? तो अब आप जब सबसे पहले किसी चीज को चेंज करने का वक्त होता है कि आप उसको रिकॉग्नाइज करें, और आप रिकॉग्नाइज करें कि हाँ, जो ये पैटर्न्स थे ये सही नहीं थे, एंड नाउ आई विल नॉट रिपीट देम फॉर माई चिल्ड्रन। और मैं और सदफ कोशिश भी करेंगे कि ऑफ कोर्स हम यहाँ बात करेंगे कि इमोशनल इमेच्योरिटी क्या होती है, उसके क्या नुकसान होते हैं, लेकिन जो इस किताब में भी था और जो आई थिंक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इससे, आपके अगर इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स थे, आप इन पैटर्न्स का शिकार हैं, तो आप कैसे अपनी जिंदगी को आगे चल सकते हैं। सो दैट इज अ पार्ट दैट आई रियली लाइक्ड इन दिस बुक, कि इसके अंदर सोल्यूशन भी अवेलेबल था, एंड अ वेरी रिस्पेक्टफुल सोल्यूशन, अ वेरी रिस्पेक्टफुल सोल्यूशन फॉर योर पेरेंट्स। तो मैंने पहले ये जो ड्रामे की बात है, पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऑडियंसेस की इनफ हो गई है गजल और नादिया अफान की चिपती चिल्लाती लाउड पंजाबी मॉम्स के। आई थिंक इट्स बीन डन टू दैट, और अब आई थिंक इस इन कैरेक्टर्स में कोई नॉवेल्टी नहीं रही है। और जो ये मुराद की अम्मी थी, इनके कितनी बड़ी चीजों के मामले में कितनी इमोशनली इमेच्योर थी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर कोई अपने पेरेंट्स का थोड़ा बैकग्राउंड समझे। देखो, एक जनरल पाकिस्तान में क्या सोसाइटी में हमारे कल्चर है कि लड़की जब अंडरग्रेड पढ़ाई कर रही होती है कॉलेज में, तो उसकी रिश्तों की आपको टेंशन शुरू हो जाती है कि सही उम्र में शादी कर दो, सही उम्र में शादी कर दो। नॉर्मली 23-24 एक एवरेज एज है, 25 साल से पहले पहले आपकी शादी हो जाती है। लड़कियों की जब उनको दुनिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और वो टोटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है अपने शौहरों पे, और आपको सोसाइटी को टेंशन होती है कि आप बच्चा पैदा कर लें, बच्चा पैदा कर लें। और औरतों की, माओ की, माँ बाप की पूरी आइडेंटिटी जो है वो अपने बच्चों से रिलेटेड होती है, उनकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसलिए ये होता है कि उनको बहुत शौक था डॉक्टर बनने का, मगर ओहो, हमारे तो हालात ने इजाजत नहीं दी। तो अब आपका एप्टीट्यूड हो ना हो, डॉक्टर बनना जरूरी है। आपको कोई लड़की पसंद हो ना हो, मगर आपके पेरेंट्स में एक अंदर इमोशनल इनसिक्योरिटी है, नहीं तो तुम तो खाला की बेटी या मामू की बेटी से शादी करोगे, राइट? तो इसमें जो मुराद की अम्मी है, उनको क्या दिखाया है, उनकी एक बेटी जो है वो कितनी अनहैप्पी होती है, क्योंकि उसको उसकी मुराद की बहन की शादी क्यों नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि अम्मा को होता है कि रिश्ता इसकी पसंद का क्यों था। और हाँ, वो कितनी दिखाया है कि वो कैसी कैसी बहू की भी जब वो डिस्क्राइब करती है कि कैसी लड़की होनी चाहिए, वो अपनी बेटियों की जिंदगी में किस तरीके से इंटरफेयर कर रही होती है। और जब वो सास बनती है तो देखो, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जिस तरह वो जो एक सीन है वो बहुत ही हार्ड हिटिंग सीन है, जिसमें वो मुराद का हाथ अपने सर पे रख के कहती है कि तुम कसम खाओ कि मैं कभी अपनी बीवी को अपनी माँ और बहनों पे तरजीह नहीं दूंगा। आई थिंक कि वो जो सीन है दैट टोटली इट इज इंडिकेटिव ऑफ अ माइंडसेट, कि किसी औरत के जहन में क्या चल रहा होगा, उसको कितना खौफ होगा कि इसकी इनसिक्योरिटीज। बीवी आ गई है, ये पैसा हम पे खर्च नहीं करेगा, हमारा क्या बनेगा, बहनों का भाइयों पे हक होता है, ये तो बाहर वाली है। और उनको कैसा होता है कि चलो शादी तो करा दी, फौरन इसको फारिग करो, खत्म करो, शादी खत्म करो। ऐसा रियल लाइफ में हमारे इर्द गिर्द भरा हुआ है। जो पाकिस्तान का जॉइंट फैमिली मुआशरा है वो कितना जालिम है, और वो किस किस्म की इतनी इनसिक्योरिटीज हैं, बिकॉज माओ की जिंदगियों में और कुछ है ही नहीं हाँ, सिवाय इसके कि अगर लड़के की शादी हो गई तो अब क्या होगा उनका।
हाँ, और सदफ इसके अंदर आई थिंक जो बहुत जो पहला अगर हम फैक्टर आइडेंटिफाई करें कि क्या इमोशनल इमेच्योरिटीज थी उसकी बारात की अम्मी में, सबसे बड़ी जो थी कि बहुत वो थी एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थी। लाइक उन्होंने जो बच्चों के अंदर वो अपने आप को देख रही थी, राइट, कि अगर हमारा एक फैमिली का नेम है चौधरी है तो मेरे बच्चे भी चौधरियों में ही शादी करें क्योंकि ये हमारा फैमिली का नाम है। देयर वाज नो बाउंड्री व्हाटसोएवर, ठीक है ना। अपनी जो बच्चों के अंदर हर, जैसे सदफ ने कहा, हर चीज के अंदर वो इंटरफेयर करी थी। अब आपके बच्चे अगर एक एडल्ट हो गए हैं तो अब एक टाइम आ गया है, ठीक है, ऑफकोर्स छोटे बच्चे का आप डायपर भी चेंज करते हैं, आप उसको खाना खिलाते हैं, लेकिन अब आपका अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो सबसे बड़ा साइन ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी है कि यू लेट योर चाइल्ड बी, make their own mistakes, whatever, let them be. And that was the first sign of कि आप उनकी जिंदगी में, there are no boundaries, you are micromanaging their life, ठीक है। तो दैट इज अ बिग इंडिकेशन के बहुत ही। फिर मुझे लगता है कि उन्होंने मुराद से बहुत पेरेंटिंग करवा रही थी। लाइक होता है ना कि कई दफा आप बच्चे को पेरेंट बना देते हो, कि मुराद वॉज इन द रोल ऑफ द फादर, कि नाउ तुम्हारे अब्बा चले गए हैं तो अब तुम घर के कफील हो, तुमने भाई बहनों का करना है, तुमने घर को चलाना है। तो शी हैड पुट हिम इन द रोल ऑफ द फादर, सो ही वाज नॉट अलाउड टू बी हिज ओन इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, ही वाज पुट इन दैट रोल। और एक जो पेरेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, कहते हैं कि हमारे फेवरेट्स नहीं है, बट द मदर ऑब्वियसली हैड फेवरेट्स, राइट। सो एक तो वो फेवरेट ऑफ कोर्स मुराद तो उनका था ही, ब्रेड अर्नर व्हाटएवर, बट जो बड़ी बेटी है वो भी उनकी फेवरेट होती है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बेटी बहुत उनसे सिमिलर होती है। तो जो सबसे छोटी बच्ची होती है और जिसकी शादी नहीं हुई होती, वो तो उनके बिल्कुल ही ना वो बच्चे होते हैं, बिल्कुल ही एक्सटेंडेबल, लाइक एक्सपेंडेबल किस्म के। जो वो वाली बेटी होती है जिसने अपनी मर्जी से शादी कर ली होती है, जिसकी उससे वो उससे टाके से हुई भी होती है शादी, जिसकी एक बेटी भी होती है, वो शी गेट्स अवे विद इट, बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस किताब में भी बताया है कि यूजली जो इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स होते हैं वो एक दो फेवरेट बच्चों के ऊपर ना बस वो कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और होता ये है कि जो मिडिल चाइल्ड है या जो लीस्ट फेवरेट बच्चे हैं ना, वो बच जाते हैं। अच्छा, सारी जिंदगी आप सोचते हो हाय मेरे माँ बाप ने मुझे टेंशन नहीं दी, ये भाई उनका फेवरेट था, ये बहन उनकी फेवरेट थी। एक्चुअली वो बच्चे सबसे लकी रहते हैं। और इस केस में भी निगी उसका नाम होता है, जो बहन की शादी हुई होती है। तो जो निगी होती है, जो सेकंड नंबर की, आई थिंक वॉट एवर भी बहन अपनी पसंद की शादी की होती है, वो माँ के ना रेडार पे इसलिए इतनी नहीं आती क्योंकि वो अपने फेवरेट बच्चों में इतनी इमेश्ड होती है। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ दी। एंड हाँ, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, आप ये इमेजिन करें कि जैसा मैं फील कर रही हूँ ना, अब पूरा घर ऐसा फील करे। अगर मुझे घबराहट हो रही है ना, तो पूरा घर घबराहट फील करे। लाइक और ये इसमें जब भी अगर आपने इमोशनल इमेच्योरिटी को समझना है ना, तो आप ये सोचे कि कोई बड़ा जो है एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है। कई दफा आप देखेंगे जो छोटा टॉडलर होता है ना, जब वो रोता है ना, तो वो एक्सपेक्ट करता है सब क्यों नहीं रो रहे, सब क्यों नहीं परेशान। तो अगर कोई बड़ा परेशान है मगर वो उससे ये देखा नहीं जा रहा कि बाकी घर के लोग नॉर्मल क्यों बैठे हैं, वो अपनी इमोशंस को कंटेन नहीं कर पाता, वो चाहता है अब सब परेशान हो जाए, तो ये भी एक इमोशनल इमेच्योरिटी की एग्जांपल है। हाँ, ये बहुत शदीद जो है अपने चाइल्डहुड को समझने के लिए, पीछे देखने के लिए, व्हेन यू लुक बैक और आप अपने आप को समझने, अपने बचपन को समझने के लिए ये सोचें कि क्या ऐसा था कि आपके किसी एक भी दोनों में से एक पेरेंट में, दोनों पेरेंट्स में ये बहुत प्रॉब्लम था कि उनको गॉड कॉम्प्लेक्स था कि नहीं माई वे हाँ या हाई वे। अब कह हाँ, दिया है तो आर्ग्यू नहीं हो सकता। बेटा कह दिया तो क्या पापा है। ने, बेटा तुम्हारे अब्बू ने हाँ फैसला कर दिया, अब क्या हो सकता है, ठीक है। और चाहे ये छोटी सी बात पे हो कि उनकी नाराजगी हो किसी से, हम ईद पे फलां के घर नहीं जाएंगे, या फिर कोई बहुत ही बड़ी बात हो कि नहीं यहाँ रिश्ता नहीं होगा, या इस कॉलेज में तुम पढ़ने नहीं जाओगे, राइट। या फिर ये कि कभी आपके कोई ऐसी मेमोरी नहीं है कि आपके माँ बाप ने कभी कभी ये बात एडमिट की हो कि उनसे कोई गलत फैसला हो गया। बात नियत की नहीं हो रही, बात फैसलों की हो रही है, या उन्होंने आपसे कभी अपोलोजाइज नहीं किया हो, या उनको हमेशा ये लगता हो कि हमारे बहन भाई गलत थे, हमारे साथ गलत हुआ, उनकी विक्टिम मेंटेलिटी हो, हमेशा हमारे हालात बुरे थे, हमेशा हमारी ग्रेट तंगी पॉइंट। थी, मेरे हाँ साथ तो सास ने बुरा किया, मेरे साथ तो नन ने बुरा किया। अगर आपने हमेशा अपनी अम्मी को ही करते सुना, जब मैं शादी करके आई थी 25-25 लोगों की रोटियां पकाती थी, पूरी पूरी रात जागती थी, ऐसा था वैसा था, तुम्हारे अब्बू गुस्से के तेज थे, यू नो व्हाट, हर शख्स के हालात होते हैं, हर शख्स के हालात होते हैं, और ये जिंदगी में सर कोई आजमाया जाता है, हर घर की कहानी है। लेकिन अगर जो भी उस घर का बच्चा है वो खुद उन हालात में पैदा हुआ है, मतलब अगर माए जो है वो सारा सारा दिन किचन में लगी हुई है और बेचारी नौकरानी की तरह काम किए जा रही है और थक
थकी हुई हैं और फिर वो चिड़चिड़ा रही हैं और उनका बस अपने छोटे बच्चे पे निकलता है कि अगर थोड़ा सा भी पानी का गिलास गिर गया तो उन्होंने उसको 2 चांटे लगा दिए क्योंकि उनका काम बढ़ गया। वो उस बच्चे के भी हालात हैं, वो आपकी गलती नहीं है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि बदतमीज बच्चा, तंग करता है, इसको तमीज नहीं है, नाफरमान औलाद, इस किस्म की चीजें, राइट? या वो बोले कि हमने इतनी मेहनत से तुम लोग को पाला, अपने बारे में तो सोचा नहीं। जो एग्जैक्टली ये मुराद की अम्मी की सिचुएशन है, बिकॉज वो हाँ सिंगल पेरेंट होती हैं और उनको हाँ यही लगता है कि मेरी तो जवानी लुट गई, मेरे तो बाल सफेद हो गए, मैंने तो सब कुछ अपने बच्चों में लगा दिया, और वो एक इमोशनल ड्रामा क्रिएट करती हैं कि आप अपने जहन में सोचेंगे अगर हर कोई भी बड़ा था घर में जो अपने इसकी इमोशनल रेगुलेशन जीरो थी, वो हर बात पे जो है रोने लगे, हिस्टेरिक हो जाए, कमरे में बंद हो जाए, ड्रामा करे, खाना खाने ना आए, आपको डांटे, या आपके माँ बाप की अनहैप्पी मैरिज थी पेरेंट्स की, और हर वक्त उनके आपस में इतनी इतनी चपकलिश थी कि वो बच्चों की पेरेंटिंग पे हो रही थी, और माँ हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में थी कि इस आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैंने तो इसको बच्चे पैदा करके दिए, ये क्या वो क्या। ये सब इमोशनल और इमेच्योरिटी है, ये सब के सब। तो मुराद के केस में भी यही सब होता है, और मुझे लगता है कि ड्रामे को थोड़ा फनी बनाने के लिए उन्होंने हाँ इस किस्म की हरकतें की कि उन्होंने प्लान बनाया कि वो रिश्ता में, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर रियल लाइफ में मुराद की अम्मी हम लोगों के घर, किसी के घर हमारा या हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का रिश्ता लेके आए और इस कदर ड्रामा हो जाए जिस किस्म का उन्होंने किया था, कौन अक्ल वाला शख्स अपनी बेटी उस घर में पे आएगा? मगर आप बिल्कुल मॉल में जा रहे हैं, एक्सीडेंटली उनमें बम्प इन कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। रियल लाइफ डज नॉट वर्क दिस वे। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रीजन है कि इवन दो हम सास बहू ड्रामे के इस जॉनरे को बैश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके हिट होने का इतना वजह यही है कि ये बहुत सी पाकिस्तानी औरतों से रेजोनेट करता है, बिल्कुल राइट? तो अब जो मुराद की अम्मी की जो हरकतें थी वो खैर ड्रामे के एंडिंग पे तो जाने नहीं चाहिए कि वो बिल्कुल ही बेअकल वाला है, मगर उनकी हरकतें ऐसी थी कि उन्होंने एक्चुअली जो मन्नत को दिखाया है कि वो कहती है कि आपको मेरी कोई नेकी दिखाई नहीं देती। रियल लाइफ में बहुत सी लड़कियां ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि अगर वो ये बोलेंगी तो उनकी सास चुटिया पकड़ के कहती कि बाहर जाओ, और वो अपनी माँ को जाके बोलेंगी तो माँ उनसे कहेगी बेटा तुम्हें जरूरत क्या थी, तुम चुप रहो, सब्र करो, बर्दाश्त करो, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाता है, उनको वापस भेज देती। तो रियल लाइफ में लड़कियों के इतने मसले होते हैं कि वो ना घर की होती है ना वो ससुराल की होती है, और वो बेचारी बस नौकरानियों वाली जिंदगी गुजार रही होती है। हाँ आई थिंक इस ड्रामे की जो अनरियलिस्टिक बात थी ना, उनका रिश्ता होना, लाइक दैट वाज सो अनरियलिस्टिक। या तो उनका ऐसा प्यार होता ना कि कोई 10 साल का स्कूल कॉलेज का रोमांस होता कि अब तो एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। उन बेचारों की हैप्पी मोमेंट्स तो बस वो एक ही थी कि वो जो कैंटीन में बैठे होते हैं और वो जो मन्नत चलकर आती है, दैट वाज देयर ओनली लास्ट हैप्पी मोमेंट, क्योंकि उसी को वो रिवाइंड करके दिखाते थे। हाउएवर जो उन्होंने एंड में ये दिखाया कि माँ नहीं बदलती, दैट इज एक्चुअली अ रियलिटी। ऐसे लोग नहीं बदलते। अगर आपके पेरेंट्स इमोशनली इमेच्योर हैं, जैसे सदफ ने सारी वो जो उसकी इंडिकेशंस बताई, वो नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। उनको डील करने के कुछ तरीके हैं, जिसके अंदर से सबसे पहला तरीका यह है कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग छोड़ दें। वैसे सदफ ने कहा कि कुछ लोगों में विक्टिम मेंटालिटी होती है। आप उनका एक मसला हल करेंगे, उनका दूसरा मसला निकल आएगा। आप उनका दूसरा मसला हल करेंगे, उनका तीसरा मसला निकल आएगा। तो कुछ लोग जो होते हैं, क्योंकि कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं दो, एक होते हैं इंटरनलाइजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नलाइजर्स। एक्सटर्नलाइजर्स की जो एग्जांपल है वो यह है कि वो हर चीज जो है ना, वो दूसरे का मसला है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना। मेरी जिंदगी में ये मसला है, ये यहूदी साजिश है, मेरा मसला ये है, ये इसने कर दिया, ये उसने कर दिया। आप यू नेवर टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनलाइजर्स वो होते हैं जो हर चीज को कहते हैं कि ये मेरी गलती है। असल लाइफ इज अ मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है ना। सो यू हैव टू मिक्स अपनी चीज कर, लाइक यू हैव टू मिक्स इट। तो जिन जो लोगों को आदत है विक्टिम मेंटालिटी की, और ये जो हम कोपिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं ना, आप सिर्फ और सिर्फ द ओनली वे टू चेंज द वर्ल्ड इज टू चेंज योरसेल्फ। दैट इज द ओनली वे। सो पहला तो कोपिंग मैकेनिज्म ये है कि ये लोग नहीं बदलेंगे। तो सदब उस लिहाज से एंडिंग, एज आई सेड, रिश्ता होना इज वो ही सबसे बड़ी फैंटेसी थी। हाउएवर जो एंड में उन्होंने ये दिखाया कि माँ नहीं बदलती, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सदफ ऐसे लोग नहीं बदलते। बट इफ यू नोटिस, थोड़ा बहुत उन्होंने बहुत कम पार्ट दिखाया। आई विश दे हैड शोन मोर ऑफ इट, कि मुराद वाज एबल टू एस्टैब्लिश अ सर्टेन बाउंड्री, ठीक है ना। व्हाट वाज मन्नत इशू? अगर द वे टू डील विद इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स इज वट एवर, अगर आपके इर्द गिर्द रिलेटिव है, बिकॉज बाय द वे मन्नत का जो भाई था वो भी एक इमोशनली इमेच्योर इंसान था, ठीक है ना। उसकी वो जो जितना वो मन्नत की जिंदगी को कंट्रोल करता था, ही हिमसेल्फ वाज एन इमोशनली इमेच्योर पर्सन। द बेस्ट वे टू डील विद सच पीपल इज टू डेवलप अ बाउंड्री। सो आप उनको ऑब्जर्व करें, सुने,
मगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश ना करें और अपनी जिंदगी के अंदर बाउंड्री रखें। जो उन्होंने थोड़े से सीन में मेरे ख्याल से ज्यादा दिखाने की कोशिश की, जिसके अंदर वो मन्नत तैयार हो रही होती है, मुराद उसकी तारीफ करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, उनका बच्चा हो रहा है, वो ये भी कह देती है बेटा हुआ है बेटी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक जो बहुत बड़ा इशू ये था कि जो मुराद था वो बिल्कुल बाउंड्री डेवलप नहीं कर पाता था। तो आई विश दे हैड शोन सम ऑफ दैट। और क्योंकि जो उन्होंने इस ड्रामे के एंड में दिखाया कि उसने अपनी नंद की शादी अपने भाई से कर दी, ये तो मजीद इन्वेस्टमेंट है, ये तो मजीद और मसले बढ़ाने वाली बात है। व्हाट शी सेज इज कि ओ, तो जो एंड है उसमें ये उन्होंने सही दिखाया कि माँ नहीं बदलेगी, लेकिन जो उन्होंने सोल्यूशन दिखाया ना कि वो नंद से अपने भाई की शादी कर दे, वो बहुत ही गलत सोल्यूशन था। हाँ, खुदा के लिए एक तो वट्टे सिट्टे की शादियों को बिल्कुल ही खत्म करें, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये बात बिल्कुल सही तमन्ना कि किसी की फितरत नहीं बदलती, तो अम्मा नहीं की बदल फितरत नहीं बदल सकती। लेकिन वही बात है कि मुराद का इशू ये होता है कि वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड अप नहीं करता और मन्नत यही चाहती है। मगर मुझे लगता है कि देयर हैड बीन सो मेनी बेटर वेज टू शो इट। एक तो ये जो प्रेगनेंसी का एंगल हर ड्रामे में लाना, ये बिल्कुल बेकार बात है। और मैं पहले भी 1000 दफा अपनी हर वीडियो में कह चुकी हूँ कि ये जो बकवास आई है ना हमारी सोसाइटी में, ये स्टार प्लस दे कि वो मुराद के माँ बैठ के कह रही है कि पता नहीं ये बच्चा इसका है भी या नहीं। ये बकवास शरीफ खानदानों में कहाँ होती है? ये कौन कभी लोग हैं, भी कौन घर है ये? हम तो सदफ सोच भी नहीं कभी सकते कि भी क्या हो रहा है कि ये सदफ जो कभी इस भी फैमिली को ये किसी, दिखाया है, हाँ, कैसे ये बात हो सकती है? और के आई ड्राइंग थिंक रूम में आदमी बैठ हाँ, के लड़की की प्रेगनेंसी टेस्ट की बात नहीं करते। दिस इज पाकिस्तानी सोसाइटी की रियलिटी कि कभी आदमी बैठ के ये बात नहीं कर रहे होंगे कि अच्छा जी हमने आपको बुलाया, हमारी बेटी प्रेग्नेंट है, और ऊपर से कि वो अम्मा इल्जाम दे रही हैं। दैट वाज सो अनरियलिस्टिक एंड के सो क्रिंज। आई थिंक वेरी क्रिंज। उन्होंने ड्रामा इतना लंबा कर दिया था और उन्हें कोई बहुत ही बड़ी चीज चाहिए थी कि अब इनकी सुलह होगी कैसे। और पाकिस्तानी ड्रामा में सुलह होने का एक ही तरीका है, वो ये कि हीरोइन प्रेग्नेंट हो जाए और फिर हीरो को ये बहुत बड़ा इल्जाम है तो उसने खड़ा होना ही था अपनी बीवी के हक में। माँ की फितरत नहीं बदलती। अब ये जो सब हालात हैं इसमें जो वो चीज जो मुराद की बहन होती है, अगर आपको अगर आप हमारी वीडियो सुन रहे हो फिर आपको लगता है कि ओ ये बहुत रिलेटेबल है मेरे लिए, और आप किताब पढ़े और आपको लगे कि उफ किसी ने मेरी जिंदगी की कहानी लिख दी, और अब आप इस ड्रामे के हाँ, अब आप इस ड्रामे के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे जो कुछ रूल्स हैं वो ये हैं कि जैसे हमारे मम्मी अबू भी अब बूढ़े हो गए, आपको पता है आप उनकी फितरत नहीं बदल सकते और आप उनके मसले सॉल्व नहीं कर सकते। बस हाँ 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 जी जी करके सुनते जाएं। ना घी में ना आग में घी डालें, ना आग अपनी तरफ से कुछ लगाएं, ना उनको कोई सोल्यूशन दें। बस सिर्फ सुने, हाँ हाँ सुने। और अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो और आपके इर्द गिर्द बहुत लोग हैं ऐसे और जो आपकी हर चीज माइक्रो मैनेज करते हैं, आपकी शादी को, आपके बच्चों को, आपके पहनने ओढ़ने उठने आने जाने को, तो सिर्फ सुने सबकी, हाँ हाँ सर हिलाएं और करें अपनी। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि आप किसी को बदल नहीं सकते, तो आप ये नहीं कह सकते इन्होंने ये क्यों बोला। भाई आप किसी अपनी सास की, नंद की, किसी की अपनी अम्मी की, भाभी की जबान नहीं पकड़ सकते। बोलने वाला बोलेगा मगर आप सुने सबकी, करें अपनी। जो अगर इस ड्रामे में से किसी की एग्जाम्पल देनी होती है, जो मुराद की बहन होती है जो अपना सामान बांध के इस्लामाबाद जाती है, वो लड़की कितनी अकल वाली होती है, इसका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। बिकॉज शी रियलाइजेस कि लाइफ इज नॉट परफेक्ट। मसले हर शादी में होते हैं। मेरा शौहर एक अच्छा इंसान है, मेरी एक बच्ची है और आई एम आउट ऑफ दिस ड्रामा। मुझे अपना घर बना के रखना है। और वो अपनी बड़ी बहन को भी मशवरा देती है कि तुम अपने घर की फिक्र करो। उसकी माँ और बड़ी बहन उसे क्या कह रहे होते हैं कि तो दोस्त ऐसी चुपती हुई बात करते हैं, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद कर सकती है। तो वो कहती है यस, बिकॉज ये मेरी शादी है, आई एम द ओनली वन हु इज गोइंग टू सेव इट। तो मुझे लगता है कि ये इस ड्रामे में इस तरीके से बहुत अच्छा दिखाया है कि व्हाट टू डू देन। बिकॉज उनकी तीन चार औलादों में से वही एक अकल वाली लड़की होती है जो कहती और है वो कि बाय मुझे द अपना वे घर बचाना इसलिए है। और वो बाय द वे इसलिए अकलमंद होती है, जो मैं शुरू में पॉइंट कह रही थी कि वो लीस्ट फेवरेट, लाइक अम्मा के ना रेडार पे ही नहीं आई हुई होती। तो ऐसे अगर आप अपने घर में अपने अम्मा अब्बा के लाडले नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप में इमोशनली स्टेबल होने के ज्यादा मौके हैं। अगर आप अपने अम्मा अब्बा के लाडले हैं तो आपको जिंदगी में ज्यादा मसले होंगे। हाँ, और तमानी एक वीडियो पहले भी थी जिसमें हमने बात की थी, जिसमें वो हिना ख्वाजा बैठ जाए, वो हिना आगा को बहुत ही फेवर करती है क्योंकि उसकी खूबसूरत बेटी होती है। तो अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब आप अपने अंदर विक्टिम मेंटेलिटी ना डेवलप करें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा भाई में हमारी अम्मी अब्बू का फेवरेट है, हाय मेरी बहन का रंग गोरा है, ओ हो मेरा तो मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। जो आप हैं अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है। अब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं अगर वो आजमाइश बनने पे तुले हुए हैं तो उसको खैर असलूबी से सिर्फ डील करने का ये तरीका है कि आप सर हिलाएं, सबकी सुने और करें सिर्फ अपनी। बिकॉज इन द एंड सारे आपके जो फैसले होंगे कि वो सिर्फ आपको ही अफेक्ट करेंगे, आपके शौहर को, आपके बच्चों को।
सदर मैं कई दफा इतने ग्रुप्स में देखती हूँ कि कोई कहता है कि मुझे फलां ने ये कह दिया, या लोगों से एक्सपेक्टेशन कि मेरी मदर इन लॉ मेरे बच्चे को नहीं रखती, ये नहीं करती। आई ऑलवेज थिंक कि जैसे ही आपने अपना लोकस ऑफ कंट्रोल और लोगों के हाथ में पकड़ाया तो आपके मसले शुरू हो गए। इसमें क्या आता है? इसमें ये कि किसी ने मुझे क्या कहा, अच्छा किसी ने एक बंदे ने कह दिया, ये तो उसका ओपिनियन है ना। अब आप उसको कैसे रिसीव करते हैं? एज सदफ सेड, इग्नोर। अपने इर्द गिर्द ना एक शील्ड लगा ले। वो क्या है इजराइल के अगेंस्ट, वो कौन सा वो उन्होंने डोम लगाया है, वो अपने इर्द गिर्द लगा ले कि जो मिसाइल आए ना, इग्नोर। जिंदगी में सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है नो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ही ना दे। तो सबसे, किसी ने कह दिया ठीक। दूसरा, आप किसी से एक्सपेक्टेशन ना लगाएं, ठीक है? अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं किसी की, नो वन ओज यू एनीथिंग, लाइफ डज नॉट ओ यू एनीथिंग। आप अपनी चीजों की जिम्मेदारी खुद लें। जितना आप इंडिपेंडेंट होंगे उतना आपकी जिंदगी में आसानी आती रहेगी। इसमें जैसे सदर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो वो माँ है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी एक्सेप्ट फॉर के मैंने अपने बच्चों को पाला, मैंने अपने बच्चों को ये किया, मैंने अपने बच्चों को ये किया। आपके पास ना एक सर्टन कोटा ऑफ एनर्जी है, अब आपने उस एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल करना है। उस वो जो मुराद की माँ है, वो अपनी एनर्जी को इतना नेगेटिवली इस्तेमाल करती थी। ठीक है, उसके सर्कमस्टांसेस थे, यू नो, शी वाज अ सिंगल मदर, उसने अपने बच्चों को पाला, ऑल ऑफ दैट गुड ऑन हर, राइट, लाइक शी इज अ सर्वाइवर। लेकिन उसने एक बच्चे पे इतना जोर डालकर कि आप अपने उस बच्चे की जिंदगी जो है उसको ना जीने दे। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैंने बात की थी कोपिंग स्टाइल की, कि जो उसकी माँ का कोपिंग स्टाइल था वो एक्सटर्नलाइजर का था, राइट, कि हमेशा विक्टिम मेंटालिटी, दूसरे को इल्जाम करना। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, आप कई दफा ऐसे लोगों को देखेंगे, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता लोग उनसे दूर हो जाते हैं। एक्सटर्नलाइजर्स के साथ होता ही है कि वो फिर ये वो लोग हैं जो कहेंगे, किसी दिन कहेंगे माय फ्रेंड्स गोस्ट मी, लोग मुझसे बात नहीं करते, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया। दे विल नॉट लुक एट देयर ओन बिहेवियर, उनका बिहेवियर सिर्फ टेक 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 होता है, दे डोंट गिव एट ऑल। व्हाट हैपेंस, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, जो इंटरनलाइजर्स होते हैं, वो बेचारे आपको ना फेस भी नहीं करते। कोई आपको आज आकर ये नहीं कहेगा सदफ आई एम सिक ऑफ यू, आई एम लीविंग, नहीं, ये नहीं होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे साथ अपने रिलेशनशिप से दूर हो जाऊंगी। एंड देन वो लोग कहते हैं मुझे सबने छोड़ दिया, मुझे लोगों ने गोस्ट कर दिया। दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन बिहेवियर। और बाय द वे, इन अ सर्टेन सेंस सदफ, इस ड्रामे में जो उसकी माँ का दिखाते हैं वो यही होता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी एज के साथ साथ उसका भी जो एक जिंदगी पे कंट्रोल है वो कम हो जाएगा। मुराद के अपने बच्चे हो जाएंगे, एक बेटी की शादी हो गई, छोटी बेटी वैसे ही मन्नत के साथ की सपोर्टर थी। दिस इज व्हाट लाइफ इज। जब आप इतना वो करेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल जिंदगी से, चीजों पे से खत्म हो जाएगा। हाँ, और तमानी ये जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाली बात तुमने की है, इसके लिए सबसे मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी अकल खुद इस्तेमाल करें, ठीक है? बहुत इसमें इस बहुत बड़ी लर्निंग बात ये है कि जो हम देसियों में, स्पेशली पाकिस्तानियों में, ये कॉन्सेप्ट बन गया कि आपके जो खून के रिश्ते हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके बहनोई और सब आपके रिश्तेदार, वो आपके खैर खा होंगे, पहली बात। और स्पेशली मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली जब से इतना पाकिस्तानियों ने इमिग्रेट करना शुरू हुआ है। बहुत दफा ऐसा होता है कि लड़कियां जो हैं वो बहुत इमोशनली अपनी माओ पे, अपने भाइयों पे हाँ, डिपेंडेंट होती हैं, वो अपने बाप लोगों को आइडलाइज करते हैं, माय फादर इज माय हीरो। अब आप कनाडा में बैठी हैं, वो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि वहां की कनाडा की लाइफ कैसी है, अमेरिका की लाइफ कैसी है, यूरोप की लाइफ कैसी है, मिडिल ईस्ट की लाइफ कैसी है, आपके क्या चैलेंजेस हैं, क्या इस वक्त पेरेंटिंग के मॉडर्न डे क्या चैलेंजेस हैं, बच्चों के साथ, सोशल मीडिया के साथ, सेलफोन्स के साथ, वो जो आपको फोन पे फीड कर रहे हैं, आपके दिमाग में आपको मशवरे दे रहे हैं, आप ब्लाइंडली फॉलो करिए, क्योंकि ओ ये तो मेरी अम्मी की ओपिनियन है, कि मेरे अब्बू की ओपिनियन है। आपने वहां पैसा लगा दिया, वहां प्लॉट ले लिया, अपने बच्चों को वैसे ही डांट रही है, अपने ससुराल वालों से वैसे बिहेव कर रही है। अपनी अकल इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मुराद की बहन है जो इस्लामाबाद गई है, वो अपनी अकल खुद इस्तेमाल करती है, वर्सेस द कंपेयर टू जो उसकी बड़ी बहन होती है। जैसे मैं ये एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि बड़ी बहन जो है, उसका मियाँ जो है वो शराबी कबाबी होता है, जुआरी होता है, और वो अपनी बहन का रिश्ता लगवा रही होती है अपने ही शौहर के दोस्त के साथ, और वो कहती है कि तो क्या हुआ, वो कह रहा है मोटरसाइकिल दे दें, दुकान डाल दें। हालांकि उसको अच्छे तरीके से पता होता है कि वो अपनी बहन की खैरखाही नहीं कर रही। अब आपको लगेगा कि ये ड्रामे में होता है, एक्चुअली ये तो रियल लाइफ में एक्चुअली लोग होता है, कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वो अब ये अपना खैरखाही तो कंट्रोल नहीं है। स्ट्रॉन्ग कर रही है, वो अपना हम्म कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर रही है, क्योंकि वो फिर ये कहेगी कि देखो इसका रिश्ता भी मैंने कराया और फिर मेरे भाई के दो। क्योंकि इन द एंड यू हैव टू रियलाइज के हर कोई, एवरीवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट वॉचेस आउट फॉर देमसेल्व्स, ठीक है? हाँ, इन रिश्तों में प्यार मोहब्बत होता है, मगर आप इनसे अनकंडीशनल लव एक्सपेक्ट
कर सकते। और जो सदफ ने बात की कि माँ बाप वाकई एक रिश्ता ऐसा है जो बच्चों से बेलौस मोहब्बत करते हैं, हाउएवर उनकी इंटेंशन ठीक होगी, बट दे माइट नॉट हैव द मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के लिए चाहिए। तो जो अपने माँ बाप को जो एक हमने पेडिस्टल पे बिठाया हुआ होता है ना कि मेरे माँ बाप जो है, मुझे तो लगता है सदफ इमोशनल मैच्योरिटी का ना मुझे सबसे बड़ा साइड ये लगता है कि व्हेन समवन आई एम टॉकिंग टू समवन एंड दे आर एबल टू जोक अबाउट देयर पेरेंट्स, राइट, के विद द सेम सेंस, राइट, के फॉर एग्जांपल कि अच्छा यार मेरे इन-लॉज ही करते हैं, मेरी अम्मी भी ये करती है। आई फील लाइक दैट पर्सन हैज रीच्ड इमोशनल मैच्योरिटी। एंड मैं ये नहीं कह रही कि वो अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, राइट। हम अपनी अम्मी को मजाक से कहते हैं अम्मी ये ना करें। This means कि you have started looking at your mother as a human, और इसमें कोई disrespect नहीं है। You are acknowledging that you know what, you are a human, you did the best you could with me, and आप जैसे जब भी हम अपने अब्बा से बहस करते हैं ना तो हम कहते हैं it's your fault, you raised us as independent thinkers, right? Because that is good, he raised us as independent thinkers, so now हम उनसे ही बहस करते हैं। If I was in the, I would be so happy कि मेरे बच्चे जो है, बिकॉज पेरेंटिंग जो इमोशनली मेच्योर पेरेंटिंग है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो, कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे शुरू में आपका बच्चा आपके पेट के अंदर होता है, फिर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है, फिर आपका बच्चा टॉडलर होता है, फिर प्री स्कूल जाता है, फिर स्कूल जाता है। दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो, कि आपका बच्चा इतना इंडिपेंडेंट हो जाए कि वो अपनी लाइफ खुद, दिस इज द गोल ऑफ पेरेंटिंग, कि आपका बच्चा एक दिन आकर आपको कहे कि माँ मुझे ये लड़का या लड़की, लाइक बेटी, लाइक चले वो बहस अलग है, कि ये पसंद आ गया है और मैंने इनसे शादी करनी है, और वो शादी करे और वो अपना घर चलाए। आपसे हर रोज की आकर बात ना पूछे कि अम्मा घर में दाल बनाऊं कि रोटी बनाऊं, अम्मा बच्चे का एडमिशन कहाँ कराऊं। मगर सदफ हमारे यहाँ क्या होता है, लोग कहते हैं ऐसे बच्चों को जो इमोशनली मिच्योर बच्चे होते हैं उनको सेल्फिश कहा जाता है, और हमारे उसमें जो बच्चे इमोशनली इमेच्योर होते हैं उनको कहा जाता है क्या औलाद है उनकी, देखो उनकी औलाद एक एक चीज उनसे पूछ के करती है, तुम लोग हमें कुछ बताते नहीं हो, विदाउट एक्चुअली रियलाइजिंग कि इतनी इन्वेस्टमेंट एडल्ट रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत एबनॉर्मल है, और लेटर ऑन इनसे बहुत मसाइल डेवलप होते हैं। जितनी जिस रिलेशनशिप के अंदर बाउंड्री होगी उतनी उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और लव होगी, क्योंकि होता यह है कि जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, एंड में आकर यही लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। हाँ, यही वही सांझे की जो हंडिया है वो चौराहे पे ही फूटती है। और ये जो बात है तुम्हारी माँ बाप को पेडल्स पे बिठाने की, आई थिंक इसका नंबर, ये सेल्फ हीलिंग का स्टेप नंबर 1 है कि आपके पेरेंट्स जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं, और हर इंसान जो है वो खता का पुतला है, और चाहे उनकी नीयत कितनी भी साफ हो, उनसे सीरियस बहुत सोच विचार करके भी वक्त पीछे देख के हाँ पता चलता है कि 20 साल पहले ये फैसला गलत हुआ था, चाहे वो किसी को हाँ पढ़ाने का हो, चाहे वो किसी का रिश्ता ना करने का हो, चाहे वो जमीन खरीदने का हो, चाहे वो घर बेचने का हो, वो कुछ भी हो, राइट। और ऐसा होता है कि अगर आपको आपके अंदर हर्ट है और आपको यकीन नहीं आता कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरे माँ बाप ने ऐसा कैसे किया, तो उसका नंबर 1 स्टेप ये है कि आप उनको पेडेस्टल से उतारें और उनको इंसान देखें। आप यकीन करें, किसी को माफ करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये बात अंडरस्टैंड करें कि उस इंसान से गलती हो गई। और हमारे यहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे मुराद की अम्मी को लगता ही नहीं है कि उन्होंने कभी कोई गलती की है, तो वो मन्नत से कभी माफी नहीं मांगेंगी। मुराद को जो उन्होंने टफ टाइम दिया, उसकी शादी, उसका घर ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया, वो कभी माफी नहीं मांगेंगे। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू फॉरगिव is for the apology that never comes. इन हमारी पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये अपनी गिल्ट का या अपनी गलती का एडमिशन का और फिर माफी मांगने का। मगर गेस व्हाट के अब उनकी उम्रें गुजर चुकी हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं आगे, और हमने साइकिल ब्रेकर बनना है, जनरेशनल साइकिल ब्रेकर बनना है। तो आप उनको अपने अपने वुंड्स को प्रोसेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको खता का पुतला जाने और उनको माफ कर दें। इवन वो कभी वो वर्ड्स नहीं बोलेंगे, और आप ये अहद करें कि अब मैं अपने बच्चों के साथ ये नहीं करूंगी। जिसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे आपकी मर्जी का, जो हमने शुरू के वीडियो में बात की थी, अपनी जब वो बोलेंगे कि मुझे ये लड़का या लड़की पसंद है, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, हम वो देखते हैं, इस्तेखारा करते हैं। कोई जरूरी नहीं खानदान में शादी करो, या अगर आपके 4 बच्चे उनमें से कोई डॉक्टर नहीं बन रहा, इसका ये मतलब नहीं कि आप फेल हो गए, या ये कि इस आपके बच्चों से कुछ चीजें गिर रही हैं, पढ़ रही हैं, या वो ये कि वो इमोशनल आउटबर्स्ट में, जो इस तरह हमारे माँ बाप कहते थे कि
फलां की बेटी को देखा था, उसने तो आगे से चूं भी नहीं की। तुम लोग की कितनी जबानें चलती हैं, ये सब चीजें जो है वो मोहब्बत या फर्माबरदारी का पैरामीटर नहीं होती। एंड इफ यू वर रेज दैट वे, तो अब मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में कि बिटवीन 25 एंड 35 ईयर्स ऑफ एज आप ये बात समझ जाएं कि आप जो है हर वक्त अपने माँ बाप, अपने नानी नाना, अपने दादी दादा, अपने सास ससुर को ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी हीलिंग और आपकी खुशी आपके हाथ में, एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। बिकॉज कब तक आप बोलेंगे मेरी अम्मी ने मुझे उर्दू मीडियम में पढ़ाया, मेरी अम्मी ने मेरे गरीब जगह रिश्ता कर दिया, मेरे अब्बू ने मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं दिया, मेरे भाई ने ऐसा किया। भाई जो तुम्हारा था, किस्मत का था, इट कैन नॉट मिस यू, बट हाउ आर यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि उसकी जिंदगी हर वक्त बुरी हो, उसके साथ बुरा ही बुरा हो, बिकॉज दैट इज देन सेइंग कि अल्लाह मियां इज अनफेयर, एंड दैट इज नॉट ट्रू। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। स्टार्ट वर्क। और सदा वो जो इसकी एग्जांपल है ना कि नेल्सन मंडेला कितने 37 इयर्स बाद जब वो जेल से निकला था, एंड ही सेड आई रियलाइज कि इफ आई डिडंट फॉरगिव पीपल आई वुड स्टिल बी इन जेल, लाइक अगर इवन व्हेन आई स्टेप आउटसाइड। तो इसकी सबसे जो सदफ ने बात की कि अपने आप को आजाद करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इर्द गिर्द के लोगों को माफ कर दें। इस किताब में कुछ स्ट्रेटजीज भी बताई हैं जो एक दो बहुत जो साइकोलॉजिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं कि राइट लेटर टू योर पेरेंट्स, राइट, जिसमें सारे अपने दिल की पोस्ट ना करें, ना उनको पढ़ाएं, खुदा के वास्ते। क्योंकि बात यह है कि यू कांट फेस पीपल बिकॉज गेस व्हाट, जो आपके पेरेंट्स 20 साल पहले थे अब वो नहीं है। जब वो जवान थे उनमें पावर थी, वो डिफरेंट थी, अब वो डिफरेंट है। इसीलिए अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी लुक बैक और हम अपने पेरेंट्स को एनालाइज करते हैं तो हम नॉस्टैल्जिया में सोच रहे होते हैं कि हाय मेरे बाप, मेरी तो अम्मी इतनी रहमदिल, मेरे अब्बू तो इतने रहमदिल। नहीं, वो उस वक्त डिफरेंट थे, उनका जवानी का जोम, उनका पावर और थी। तो इसमें एक जो इसमें कोपिंग का उन्होंने तरीका बताया, ऑफ कोर्स ये साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज हैं, आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं कि just write a letter to them, and this letter is only for yourself, just to express, let it out, and then let it be, let it go, forgive them. Tomorrow is a new day, today is a new day. आगे बढ़े कि मैं अपनी एनर्जी के साथ क्या कर सकता हूँ, और एनर्जी के साथ दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करना छोड़ दी। मेरी बहन कहाँ घर खरीद रही है, भाभी ने क्या किया है, अच्छा उसको कौन सा सूट मिला है, उसको छोड़ दें। ये टो लेना, लोगों की जिंदगी कंट्रोल करना, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, इसको कंट्रोल करना छोड़ दें। लेट पीपल बी। और जैसे ही आप चीजों पे से कंट्रोल छोड़ेंगे ना, ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हम अनसर्टेनिटी को फेस नहीं करना चाहते। एज ह्यूमंस वी वांट टू अवॉइड अनसर्टेनिटी, बट गेस व्हाट, इवन जब आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या जिंदगी आपके कंट्रोल में है? नहीं। ये मेरी कजिन ने बड़ी अच्छी बात की थी कि लाइफ इज व्हाट हैपेंस, एक्चुअली वो गाने की भी है, वो जो वो वाला सनस्क्रीन वाला है कि लाइफ इज व्हाट हैपेंस ऑन अ रैंडम ट्यूसडे आफ्टरनून, राइट, कि लाइफ को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह को पता है, जो कहते हैं ना वल्लाह आलम, ये अल्लाह को पता है कि हर एक की जिंदगी में क्या लिखा हुआ है। आप चाहे जितना कंट्रोल कर लें कि जी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी की यहाँ शादी होगी, जो होना है हर एक की किस्मत के अंदर है। तो कंट्रोल करना छोड़ दें। द मोमेंट यू स्टॉप कंट्रोलिंग अदर पीपल इज द एक्चुअल फ्रीडम दैट यू विल एक्सपीरियंस। However, it all goes back to your childhood. So जो सदफ ने बात की कि कई दफा जब हम सिचुएशंस पे रिएक्ट करते हैं ना, जैसे आप खुद अकेली अपने घर में रह रही हैं, लेकिन अभी भी आप अपनी अम्मी को हर बात पे फोन घुमाती हैं, तो अभी भी वो 10 साल की बच्ची हैं। अब आप वो 10 साल की बच्ची नहीं है, अब आपकी एक 10 साल की बच्ची है जो आपको देख रही है। तो आपने वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी जो आपकी अम्मी ने की थी, कि आप उसको दूसरों से कंपेयर करें, आप उसके ऊपर अनड्यू स्टैंडर्ड्स इम्पोज करें। आप एक नया चैप्टर लिखें, स्टार्ट। जैसे मैं कहती हूँ ना कि हमारे बच्चों को, ठीक है, वो मसले नहीं होंगे जो हमें अपने बच्चों से थे, अपने माँ बाप से थे, बट उनको और मसले होंगे, तो नया चैप्टर लिखे, नई प्रॉब्लम्स का चैप्टर लिखे। हाँ, एंड मुझे लगता है कि ये वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स सो इजी कि हम सासों को देखते हैं, नंदों को देखते हैं, पर हम भी तो किसी की सास और नंद हैं, और जो मसले हमें लोगों से होते हैं, हम वो मसला खुद किसी अपनी जात से किसी और के लिए बने होते हैं। तो ट्रू हीलिंग का ये मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त बोलें कि उफ अल्लाह, मेरा शौहर कितना बुरा आदमी है, लेकिन मेरा भाई कितना अच्छा शौहर है, मेरी भाभी की तो लॉटरी लग गई, वो तो ऐश कर रही है हमारे घर में। ये जो है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं इस फेज ऑफ लाइफ में हूँ, तो यू आर स्टिल इन द जर्नी, ठीक है। तो एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। अगर आप 25 साल की हैं और आप 25 साल से इस सेटअप में रह रही हैं, तो कम से कम अपने आप को 25 महीने तो दें टू एब्सोल्युटली रिकॉन्फिगर योर ब्रेन। मगर गुड लक, एंड वंस यू गेट देयर, आपको लगेगा कि उफ, जैसे मैंने कितना बोझ उठाया हुआ था, कोई समझे सर पे टोकरा या बोरी उठाई हुई थी और वो रख दी साइड पे, और जैसे ही आपको वो फ्री फीलिंग आएगी, आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं किया।
So I will say कि जब मैंने ये किताब पढ़ी थी तो I asked Jafar to read this book जो मेरा husband है, and he told me he read this book, I think he read it maybe in 2 days because it's a very easy to read book. अगर आप इसको सुन भी सकते हैं, इसकी audio book भी available है. It's very, but I will say it's easy to read. However, the topics are heavy, so a lot of times I had to put the book away because इतना वो मुझे एकदम से hard hitting होता था कि I was like, oh, ये तो मेरी जिंदगी थी, ये तो मेरी कहानी थी. तो you feel seen, you feel heard. बट आप जब वो किताब पढ़ लेंगी ना, तो जैसे सदफ ने कहा कि आपको, क्योंकि एंड में उसने क्योर भी बताया है, बट जाफर ने मुझे ये कहा कि आई विश आई हैड नॉट रेड दिस बुक. ही सेड कि मैं उस डिल्यूजन में रहता, तुमने ये किताब पढ़वा करना मेरी डिल्यूजन खत्म कर ली. ही इज लाइक आई सी थिंग्स मोर क्लियरली नाउ. एंड वाकई जब आप ये किताब पढ़ेंगे ना, तो आपको दूसरों के बिहेवियर में ना यू विल बी एबल टू सी पैटर्न्स. तो जो अवेयरनेस यार सदफ, मुझे तो लगता है कि इंसान का ना जो अपना आप और हमारी की दुनिया जो है ना, इतना बड़ा जहान है कि आपको इन्हीं को ऑब्जर्व करें, सीखें, अपनी आपकी जिंदगी बेटर करें, आपको औरों के मसलों में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा, या बिल्कुल नहीं मिलेगा. और अब तो मजा भी नहीं आता ना कुछ गॉसिप सुन के, ना किसी के घर देख के. बंदा सोचता है क्या बकवास है, उनके घर में भी मसला, हमारे घर में वही मसला, यूट्यूब पे भी वही मसला, कुछ जिंदगी में नया नहीं हो रहा. तो इसमें कोई चटखारा भी नहीं बचा. आप खई देख ले जिसमें वो अपने सारे ससुराल को मार रही है. तो आप हमें जरूर बताइएगा कि अगर आपको, क्योंकि ये टॉपिक काफी वाइड है, तो अगर आपको बहुत इस wide. टॉपिक के ऊपर अगर आपको मजीद सवाल हैं, क्योंकि एक तो मन्नत मुराद पे हमें बात करने की रिक्वेस्ट आई थी, लॉट ऑफ पीपल सेड टॉक अबाउट इट. आई थिंक वी ओवरऑल डिस्कस्ड इट अ बिट, मे बी बिकॉज वी वांटेड. सदफ का बड़ा अच्छा आइडिया था कि अगर खाली इस किताब का हम रिव्यू करेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा. तो अब आप किसी रिलेटेबल कैरेक्टर से बात करें, तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, सेंड अस योर क्वेश्चंस. व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज कि हम कोई और कोई एवरीडे एग्जांपल लाकर हम उसका करेंगे. And be sure to subscribe to our channel, like it, share it with other people, and we always love hearing your feedback. आप लोग जो feedback भेजते हैं, DMs पे भेजते हैं, comments पे भेजते हैं, मैं और सदफ उसको डिस्कस करते हैं और हम अपनी अगली वीडियो का टॉपिक उसी की बेसिस पे बनाते हैं. ये अलग बात है सदफ, अभी मैं ये वीडियो बंद करूंगी ना, तो मैंने तुम्हें कुछ गॉसिप सुनानी है, तो तुम यही रखना, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो जल्दी बंद करें. ओके, अल्लाह हाफिज़.